नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्माक्षर पर। मैं आपका साथी मोतीलाल। हमने सीरीज चला रखी है टॉप 30 क्वेश्चंस की। इसमें हमने पहली जो वीडियो है हमने अपनी जो है अपलोड कर रखी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें और इस वीडियो को भी अंत तक ज़रूर देखें और बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन में शामिल है और पशुपालन का विषय डैश सूची में शामिल है। तो देखिए इसमें मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वाली वीडियो में मैं जो है वही ऑप्शन डिस्क्राइब करूंगा जो इसका आंसर रहने वाला है। अगर आप चाहेंगे कि मैं सभी ऑप्शंस को डिस्क्राइब करूं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि सभी को डिस्क्राइब किया जाए, तो मैं अगली वीडियो में जो है सभी ऑप्शंस को जो है डिस्क्राइब कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करेंगे पशुधन की, तो पशुधन जो है कौन सी लिस्ट में आता है, तो इसकी अगर हम बात करेंगे, आपके पास ऑप्शन है कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है या रजिस्ट्री लिस्ट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि पशुधन जो है कौन से सब्जेक्ट, कौन सी सूची का सब्जेक्ट है, तो वो है स्टेट लिस्ट का। स्टेट लिस्ट की बात करेंगे तो स्टेट लिस्ट में आपके 61 सब्जेक्ट आते हैं एंड पहले जो है इसमें 66 सब्जेक्ट आते थे। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट में जो है कितने सब्जेक्ट आते हैं इन प्रेजेंट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। आपके पास ऑप्शन है 105, 170, 194, 129। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए 105 जो है सांसदों के विशेषाधिकार से संबंधित है। मतलब उन्हें संसद के किसी भी सदन में बोलने और अपनी बात रखने का अधिकार होता है और उनकी जो बात, उनके द्वारा जो अपनी बात रखी जाती है उसके खिलाफ, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की कार्यप्रणाली के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। मतलब भारतीय संविधान में अमेंडमेंट करना है तो कौन से अमेंडमेंट के, कौन से आर्टिकल के थ्रू उसको अमेंड किया जाएगा। तो देखिए ये जो पावर है वो संविधान निर्माताओं ने किसको दी है, वो दी है संसद को। ध्यान रखेंगे इस बात का। तो संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन कौन से आर्टिकल के थ्रू कर सकती है वो देखिएगा। तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल ए, आर्टिकल 368। मतलब ए ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सही रहने वाला है। और आर्टिकल 368 की बात करेंगे या संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया की बात करेंगे तो ये आपकी संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन किया गया है। आर्टिकल 368 है, संविधान का भाग 20 है और हमने इसको जो है साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया है, ठीक है, संविधान के अमेंडमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। ठीक है, तो श्रमिकों की भागीदारी जो है प्रबंधन में, जो है आपकी जो यूनियन वगैरह बनती है उसकी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, कहाँ पे, द स्टेट गवर्नमेंट में है, द यूनियन गवर्नमेंट में है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है या द फंडामेंटल राइट ऑफ द इंडियन सिटीजन की बात करेंगे तो किस में है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करेंगे तो वहां पे आएगा ये आपका, क्योंकि आर्टिकल 36 टू 51 का जो वर्णन है वो किससे संबंधित है, डीपीएसपी से संबंधित है। और ये संविधान के कौन से भाग में इनका वर्णन किया जाता है, तो संविधान के चौथे भाग में इसका जिक्र किया जाता है, भाग वर्णन किया जाता है डीपीएसपी का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दो प्रस्तावना में कौन सा शब्द जो है सम्मिलित नहीं है, बंधुत्व है, सामंतवाद है, प्रभुता है या समानता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, ये जो सामंतवाद है वो आपका प्रस्तावना में शामिल नहीं है। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी भारतीय प्रस्तावना, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, छठा भाग, 8वां भाग या सेकंड पार्ट या 12वां भाग। तो देखिए अगर हम बात करेंगे नागरिकता से संबंधित पार्ट की तो वो है आपका पार्ट सेकंड। एंड अगर हम बात करेंगे अनुच्छेदों की, आर्टिकल्स की, तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जो है आपका नागरिकता का वर्णन किया जाता है। और भारतीय नागरिकों को जो नागरिकता मिलती है वो कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप मिलती है इंडियन सिटीजन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
2020 में, जनवरी 2020 में एक महत्वपूर्ण फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के तहत इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार है। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका सही आंसर रहेगा। देखिए जैसे ही मतलब 2020 में या 19 में जो है जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद था, तो उसी की एक घटना को देखते हुए जो है 10 जनवरी 2020 को सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जो इंटरनेट है वो इंसान की एक मूलभूत आवश्यकता है, इसको आप बाधित नहीं कर सकते हैं, और इसको मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल कर दिया। और कौन से आर्टिकल में रखा वो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 19 में जो है इसका वर्णन किया गया है। तो मतलब इंटरनेट जो सेवा आपका मौलिक अधिकार है उसका वर्णन कहाँ पे किया गया है, आर्टिकल 19 में किया गया है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे राइट टू प्राइवेसी की, तो राइट टू प्राइवेसी को जो है एक मौलिक अधिकार घोषित करने वाली पीठ का नेतृत्व करने वाले जो हमारे मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, वो कौन थे? एच.जे. कानिया थे, दीपक मिश्रा थे, या जे.एस. खेर थे, टी.एस. ठाकुर थे। तो अगर हम बात करेंगे इस चीज़ की, तो ये जो है आपका कब आया, अमेंडमेंट कब हुआ? 24 अगस्त 2017 को इसका जो है अमेंडमेंट होता है। और जे.एस. खेर इस समिति या संवैधानिक पीठ के जो है अध्यक्ष थे, जो 9 सदस्यों वाली थी, 9 न्यायाधीशों वाली। और आर्टिकल 21 में जो है आपका निजता के मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया है। मतलब आर्टिकल 21 आपका निजता के अधिकार से भी रिलेटेड है। आपकी जो भी प्राइवेट लाइफ है वो आपकी प्राइवेट लाइफ है, उसको आप कोई आपकी प्राइवेट लाइफ को उजागर नहीं कर सकता है या उसमें आपकी दखल अंदाजी नहीं कर सकता है। तो इसी के लिए जो है ये राइट टू प्राइवेसी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? तो देखिए यातायात के नियमों का पालन करना, माफ कीजिएगा, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, या प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं उसमें सुधार करना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर रहने वाला है। यातायात के नियमों का पालन करना जो है ये आपका मौलिक कर्तव्यों में नहीं आता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11 प्रकार के हैं, और ये जो नीचे के 3 ऑप्शन है हमारे वो उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए किसकी पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है? ठीक है, अगर हम बात करेंगे किसकी, कराधान से संबंधित जो विधेयक होंगे उनकी परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कराधान से संबंधित प्रोविज़न जो है या बिल जो है उनका जो अगर परमिशन लेनी हो तो किससे लेनी पड़ेगी? राष्ट्रपति से लेनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के इनमें से किस राष्ट्रपति ने जो है उपराष्ट्रपति का पदभार नहीं संभाला है? आपके पास ऑप्शन देख रहे हैं आप, देखिएगा आपका जो सही आंसर रहने वाला है वो आप ऐड ऑन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। एंड ज्ञानी जैल सिंह की बात करेंगे तो ये भारत के पहले सिख राष्ट्रपति, और ऊपर के जो 3 हमारे राष्ट्रपति हैं ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं इंडिया के, और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत में कैबिनेट के खिलाफ पहला ऐसा व्यक्ति अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो देखिए अगर हम बात करेंगे कैबिनेट स्वतंत्र भारत के अंदर पहली बार जो है आपका कि कैबिनेट के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव की बात करेंगे तो कब लाया गया था? अगस्त 1963 में। किसके खिलाफ? पंडित नेहरू के खिलाफ, और किसके द्वारा? जे.बी. कृपलानी के द्वारा। ठीक है, जे.बी. कृपलानी के द्वारा ये जो है प्रस्ताव लाया गया था, ध्यान रखेंगे। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसमें प्रधानमंत्री की जो कैबिनेट होती है उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लाल बहादुर शास्त्री वाज बोर्न इन। अगर लाल बहादुर शास्त्री के जन्म की बात करेंगे कब हुआ था? तो देखिए 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ महात्मा गांधी का। 2 अक्टूबर 1904 को जन्म हुआ किसका? लाल बहादुर शास्त्री का। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, सेकंड प्राइम मिनिस्टर। एंड भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका देहांत कहाँ हुआ है? देश से बाहर हुआ है, विदेश में हुआ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्र भारत के बाद रियासतों का भार संघ में
भारतीय संघ में एकीकरण करने के लिए कौन जिम्मेवार थे? तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही रहने वाला है हमारा, तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही रहने वाला है। इसी के कारण इन्होंने जो है स्वतंत्रता के बाद 500 रियासतों को भारत में शामिल करवाया है। ये भारत के उस समय गृह मंत्री भी थे, ठीक है, गृह मंत्री भी थे, भारत के पहले गृह मंत्री, उप प्रधानमंत्री भी थे, ठीक है, उप प्रधानमंत्री भी थे, उप प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एंड ये जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे, ये भी ध्यान रखेंगे आप। और इसी के कारण इनको क्या कहा जाता है? लौह पुरुष और भारत का विस्मारक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत को एक करने की बात कही थी। इन्हीं की मूर्ति जो है दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति भी बनी है, सबसे ऊंची मूर्ति, जिसे ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल कितने प्रतिनिधि सदस्य जो है, संख्या कितनी है? 218 है, 228 है, 238 है, 248 है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 238, ठीक है। जब आपकी राज्यसभा में जो 250 सीटें हैं वो टोटल फुल होंगी तो स्टेट एंड यूटी से जो है एमपी कितने आएंगे आपके? 238। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम हमारे पास जो है 245 एमपी हैं राज्यसभा में, तो उसके कारण जो है यहाँ पे कितने एमपी आ रहे हैं? 233, क्योंकि इसमें जो 12 मेंबर हैं वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो जब 38 होंगे तब भी 12 होंगे, जब 245 हैं तब भी आपके कितने हैं? 12 ही मेंबर जो है राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पद्म पुरस्कार प्रतिवर्ष के डैश के आसपास घोषित किए जाते हैं। तो देखिए कब किए जाते हैं, आपके पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, रिपब्लिक डे के दिन जो है आपके ये पुरस्कार जो है घोषित किए जाते हैं। और किसके द्वारा दिए जाते हैं? भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुस्तक से रिलेटेड है, द इकाबोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास जेके रोलिंग, मेगना मिरांडा या रस्किन बॉन्ड, मलाला यूसुफजई। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा, द इकाबोग के लेखक कौन है? जेके रोलिंग जो है यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन अ पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक का लेखक है? तो देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर 4 जो है नीरज सिंह चौधरी जो है सही आंसर रहने वाला है। अ पैसेज टू इंग्लैंड की बात करेंगे तो ये आपकी पुस्तक जो लिखी गई है नीरज सिंह चौधरी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, हु रोट द बुक वॉकिंग विद लॉइंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए के नटवर सिंह, कपिल देव, किरण बेदी या सरोजिनी नायडू। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या है आपका? के नटवर सिंह। इन्होंने जो है ये पुस्तक भी लिखी है, वॉकिंग विद लॉइंस भी लिखी है, और इनकी एक और पुस्तक है द लेगेसी ऑफ नेहरू एंड महाराजा सूरजमल, और इनकी एक और पुस्तक फेमस पुस्तक है वन लाइफ इज नॉट इनफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वन लाइफ इज नॉट इनफ किसकी पुस्तक है? के नटवर सिंह, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज द राइटर ऑफ बुक नेम द आइडिया ऑफ इंडिया? आइडिया ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और इनमें से अगर हम बात करेंगे सही आंसर की तो वो रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर बी, सुनील खिलनानी जो है सही आंसर रहने वाला है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, वाइज एंड अदरवाइज द सल्यूट टू लाइफ, ठीक है। अगर हम बात करेंगे इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? देखिए जोया हसन, अमृता प्रीतम, सुधा मूर्ति, किरण देसाई। तो जो सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का, तो वो क्या है? सुधा मूर्ति जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए अगर हम बात करेंगे इसकी तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा भाई? यहाँ पे आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, NR नारायण मूर्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सरपेट एंड द रोप नामक उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है अमिताभ घोष, RK नारायण, राजा राव या विक्रम सेठ। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा? राजा राव, ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स
के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीषा त्रिपाठी है, चित्रा बनर्जी दिवकुर्नी है, या आपके पास ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, अश्विनी सांधी। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 24 का, तो ये आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, चित्रा बनर्जी दिवकुर्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, द लव स्टोरी दैट टच्ड माई हार्ट के लेखक कौन है? अमिताभ घोष, मिताली मिलन, रविंदर सिंह या सुधा मूर्ति। तो यहाँ पे जो है आपका सही आंसर क्या रहेगा भैया? यहाँ पे सही आंसर रहेगा आपका रविंदर सिंह जो है सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट। ठीक है, लाइफ इज व्हाट यू मेक इट के लेखक कौन है? दुर्जोय दत्ता, सावी शर्मा, अजय पांडे या प्रीति शेनॉय। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रीति शेनॉय जो है इसका सही आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुष्करनी के नाम से जाना जाता? तो देखिए, चिनाब है, ब्यास है, सतलुज है और रावी है। तो ये चारों की चारों नदियाँ कहाँ की हैं? हिमाचल प्रदेश की नदियाँ हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, प्रमुख नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश की। सतलुज और ब्यास की बात करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका भाखड़ा नांगल बांध इन्हीं दो नदियों पे बना है, मेनली जो है सतलुज नदी पे बना है। और अगर हम बात करेंगे पुष्करनी की तो किसका नाम है? रावी नदी का वैदिक काल का नाम है पुष्करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? किसके दरबार में की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृष्णदेव राय ऑप्शन में है, बिंबिसार हैं, अशोक हैं, समुद्रगुप्त हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बिंबिसार यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। बहुत बार पूछा गया है कि जीवक किसके चिकित्सक थे या किसके दरबार में चिकित्सक के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29, कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य की बात करेंगे तो कैवल्य जो शब्द है या कैवल्य जो है कौन से धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ई, जैनिज्म से संबंधित है, जैन धर्म से इसका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर लास्ट है इस वीडियो का, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? तो अगर हम बात करेंगे स्तूप जो शब्द है वो महात्मा बुद्ध के किस जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है मृत्यु है, प्रथम उपदेश है, जन्म है, गृह त्याग है। तो क्वेश्चन नंबर 30 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर जरूर बताइएगा कि स्तूप जो है किससे रिलेटेड है? आपका मृत्यु से है, प्रथम उपदेश से है, जन्म से, गृह त्याग से है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन की सीरीज आपको डेली मिलती रहेगी। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।